मालदीव्स का अब क्या होगा? मालदीव्स और कितना गर्त में जाएगा? क्या कभी आपने एक तरक्की वाला युद्ध देखा है? शीत युद्ध जहां ना कोई सेना भेजनी पड़े और ना ही किसी किस्म का हथियार हो, और उस युद्ध से अपने देश का एक टापू तरक्की की ओर जा रहा हो, ठीक वही हो रहा है लक्षद्वीप बनाम मालदीव्स में। आप सोच रहे होंगे ये तो हो चुका, अब तो खत्म हो चुका। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है और ये चलता जा रहा है। लक्षद्वीप का डेवलपमेंट भी और मालदीव्स की इनसिक्योरिटी भी, दोनों ही निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटा स्टेप भी बहुत लंबे डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं सिग्नल होता है, और वो लक्षद्वीप से पता चल रहा है। कुछ फोटो खिंचवाई थी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको मालूम है। और अब वहां डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम चल रहा है। प्राइवेट कंपनीज तो बहुत कुछ कर ही रही थी, अब सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। और वहीं हालत मालदीव्स की बहुत बुरी होती जा रही है। कभी चीन की ओर वो भाग रहा है, कभी कुछ और देख रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, और कहीं ना कहीं सेना के मामलों पर बहुत ही बेबाकी से बोलने वाले, देश को अपनी जिंदगी के कई साल देकर जो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं, वो हमारे साथ है कर्नल देवानंद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। कहीं ना कहीं आज जो मुद्दे पे बात करनी जरूरी है सर, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सारे देश को आगे बढ़ाने के कामकाज के साथ साथ ये भी लगातार देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है देश में जिनका टूरिज्म प्रमोट किया जाए, और बिना किसी और फंडिंग लगाए सिर्फ अपने सोशल मीडिया के जरिए कोई मुहिम छेड़ी जाए जिससे ये काम हो जाए। हाल में काजीरंगा के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन जो लक्षद्वीप की मुहिम चालू हुई थी उसमें अब डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट देखा जा रहा है। हाल में एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला सरकार की तरफ से। वहाँ एक बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी आप बताएं, और उससे मालदीव्स कैसे त्रस्त होता जा रहा है ये भी समझाएं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आपने मुझसे चर्चा करने के लिए मौका दिया। मैं देशवासियों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, देखिए कि देश तो हमारा हज़ारों वर्षों से भारतवर्ष वहीं पर ही है और देश के विभाजन के उपरांत 47 के बाद 70-75 वर्षों तक वही हालत में चले आ रहा। पर मैं ये मानता हूँ, जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया और मैं भी एक नागरिक होने के नाते और एक जितनी मैं नजर रख पाता हूं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर, मैं मानता हूं कि देश का सौभाग्य है और देश के नागरिकों ने जो 2014 में इनको प्रधानमंत्री पद पे लाकर के जो काम किया, वो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने की दिशा में एक सही फैसला था। नागरिकों को अभिनंदन और बधाई। अब क्योंकि हमने उस व्यक्ति को उस जगह लाई, तो उससे बदलाव क्या है? बदलाव तो बहुत सारे हैं। आज हर व्यक्ति हर क्षेत्र का उनके बारे में चर्चा कर सकता है, पर मैं ये मानता हूं कि जो घर सुरक्षित नहीं हो उस घर पे डाका कोई भी डाल सकता है। और देश को सुरक्षित करने के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है और उसके अंदर देश दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मैं मानता हूं बदलाव ऐसे ऐतिहासिक हुए हैं जिसको पूरे देश के साथ सामने विदित है। सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया, क्योंकि आप बात इतनी गंभीर विषय है, तो देश का और सरकारों का उन्होंने एक मानसिकता बदली कि हमारे देश को जो कोई नुकसान पहुंचाएगा, वो मिलिटरली हो, वो पॉलिटिकल हो, वो हमारा इकोनॉमिक हो, उसको देश माफ नहीं करेगा। या फिर वो डिप्लोमेटिक भी हो। वो डिप्लोमेटिक को माफ नहीं करेगा। बहुत सारी लंबी चर्चा हो सकती है, बट जो मानसिकता बदली, जिसके बाद पाकिस्तान जो मुख्य रूप से हमारा दुश्मन देश मानते थे और चीन भी हमारा बराबर का दुश्मन देश है, तो पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर जो जो उग्रवाद की जो समस्या थी, उसको मोदी जी ने मानसिकता में बदलाव किया कि तुम अगर हमारे ईंट मारोगे, हम तुम्हारा इतना बड़ा पत्थर मारेंगे कि तुम्हारा मुंह को हम कचुमर बना देंगे। और वो करके दिखाया, बातों में नहीं। इतिहास में पहली बार भारत ने हमारे पड़ोसी देश की सीमा को क्रॉस कर करके हमारे हवाई जहाजों ने उग्रवादियों को, जिन्होंने हमारे देश में नुकसान किया, उनके कैंप में घुस करके मारा। अब देखिए, चर्चा कई विद्वान उस पर करते रहते हैं, बहुत सारी हैं, कई सैनिक भी करते रहते हैं,
पर सच्चाई है पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया, उसको नानी याद आ गई उग्रवादी का नाम। दूसरा हमारा जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, मैं मिलिट्री सुरक्षा की बात कर, वो था चीन का मामला। अब डिबेट करते रहते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं कि अब चीन घुस गया, कल घुस गया। देखिए, देश और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी तरह जानता है, चीन 62 में घुसा था, छोटा मोटा नहीं घुसा था। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर उसने दबाया था। 5,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने सक्शगाम वैली गिफ्ट की थी, क्योंकि उसको अपना तिब्बत को जो कब्जा किया था उसको शिंकियांग से जोड़ना था। शिंकियांग ही उसका इलाका नहीं है, वो भी कब्जा किया हुआ है चीन का ये सारा। इस तरह से जिस प्रकार चीन ने हमारे साथ दादागिरी कर रहा था, 2020 में गलवान में उसने करने की कोशिश की, क्यों, उसकी आदत थी। उसको ऐसा जवाब दिया गया, चीन घुटनों पे आया हुआ है और अब भारत पे इल्जाम लगाता है कि आप हमारी सीमाओं में घुस गए। ये छोटा बदलाव नहीं है। और अभी भी जिस प्रकार से आज कल की न्यूज आपने सुनी होगी कि हमारी सरकार ने करीब 10,000 सैनिकों को चीन के ऑपोजिट डिप्लॉय कर दिया है। तो देखिए, ये बहुत एक बड़ी मतलब सेना बल और मनोबल दोनों से इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल, और ये एक व्यक्ति के कारण है। मैं और वो क्योंकि पॉलिटिकल विल जरूरी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और इसको पॉलिटी से अलग देखना चाहिए देश, और मैं मानता हूं देश देखता है। अब आइए, आपने सवाल किया कि इनके जो जिस प्रकार से ये मालदीव एक छोटा सा टापू है, जिसकी मैं मानता हूं अगर आप आसमान से बिंदी गिरेंगे मैप के ऊपर आपको नजर भी नहीं आएगा। पर क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे। और चीन क्या कर रहा है, चीन प्रोजेक्ट्स लगा करके कर्ज की वो डिप्लोमेसी करता है। देखिए, नेपाल, श्रीलंका, हम्बनटोटा को उसने कब्जा करने की कोशिश की, बर्मा के साथ करने की, और भूटान के साथ भी प्रयास करता रहता है, पाकिस्तान के साथ तो वो इकोनॉमिक गलियारा बना दिया जो हमारे पीओके से गुजरता है। तो चीन की और ये जो लेटेस्ट जो किया मालदीव में किया, जिसका अंजाम क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे देश की ताकत क्या है। देश की ताकत सरकार होती है। सरकार अगर हम पूरे वोट से चुनेंगे तो वो फैसले कड़े लेगी। कड़े लिए मोदी जी ने, सैनिक 370 हटाया कश्मीर से, पाकिस्तान के अंदर उनको कैंप्स को बर्बाद किया। अब देखिए, आपने खुद ने कहा कि किस तरह अंडमान निकोबार के अंदर जाकर के सेल्फी लेते हैं और वो काउंटर करते, उनका पूरा इकोनॉमी चौपट हो गई। पर अब सवाल इस इकोनॉमी से ऊपर उठ के आता है। अभी आपने कहा कि अभी मालदीव के अंदर अभी हो क्या रहा है। देखिए, हिंदुस्तान, हमारा देश एक इस तरह आज के, देखिए सेना और हमारे जो रणनीतिकार है ना, वो तो सदैव से ही देश के साथ खड़े थे, पर उनको जो पॉलिटिकल विल देने वाला अभी व्यक्ति मिल गया। अभी क्या हुआ, देखिए, मालदीव की आपने चर्चा की, हमारा लक्षद्वीप एक हमारा 36 आइलैंड्स का एक इलाका है जो अरेबियन सी के अंदर आता है। और ये करीब हमारे कोची से 250 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक ये दूरी पर है। और वहीं पर ये एक तरह आइलैंड है। इसके अंदर जो 36 आइलैंड है, वो उनमें से सिर्फ 11 पे पॉपुलेशन रहती है, और वहां पर हमारा सैन्य बेसिस कोई ज्यादा नहीं थे। पर देखिए, मालदीव क्योंकि ऐसी जगह था जहां हमारा भारत चाहता था उस देश के साथ, और ये जो इलाका है मालदीव और पाकिस्तान का जो गादर जो इलाका है, जो बेस बनाया चीन ने, यहाँ से करीब माना जाता है चीन का 80% ट्रेड इधर से निकलता है। तो जब मालदीव ने जिस प्रकार से चीन के दबाव में वो आया, वो विषय नहीं है। सच्चाई है कि उसने हमसे हमारी जो ट्रीटी थी वो तोड़ी और हमें बोला कि भाई अपने सैनिकों को हटाओ। तो भारत ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी आए। तो भारत ने उसी के साथ हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और वहां पर जो अभी आप इशारा कर रहे थे, वो जटायु नेवल बेस बनाया है। और वहां पर क्या कावारती और मिनिकॉय आइलैंड्स, ये दो आइलैंड्स हम कहते हैं। कावारती में पहले ही हमारा छोटा सा सैन्य नेवल बेस था, और अब क्योंकि ये इसके अंदर मिनिकॉय के अंदर अपना जटायु नाम का जो है 6 तारीख को जो इनॉग्रेट किया गया है, इसके होते ही अब चीन तड़फ गया है कि मैंने तो मालदीव से किया, और मालदीव भी घबरा गया, क्योंकि चीन को मालदीव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीन की जगह वो उसको वहां पर कोई चाहिए था जिससे कि वो ट्रेड उसका सेफ हो। अब भारत ने वहां अपना नेवल बेस बना दिया, तो चीन की वो चाल खत्म हो गई। और मालदीव तो वैसे भी कर्जे में, अगर वो चीन को समझेगा, जिस प्रकार से श्रीलंका रोता रोता भारत के पास आया,
और वो हम बनटोटा वगैरह करके बड़ी मुश्किल से बचा। मालदीव को एक दिन आना ही है हमारी शरण के अंदर। सर मालदीव्स का मैं इसके ये मानता इसके हूँ अलावा कि बिजनेस भी बहुत कुछ हिंदुस्तान पर डिपेंड करता था, जो चकनाचूर हो ही चुका है ऑलरेडी। अरे साहब, उनके बीमार का इलाज कराने की जगह नहीं है, कहाँ ले जाएंगे? नियरेस्ट उनकी जगह है श्रीलंका। श्रीलंका खुद भारत में आते हैं, खुद उनकी दवाइयां आते हैं, और भारत में कोई वहां नेवल बेस थोड़ी ना बनाया था। कुछ हेलीकॉप्टर्स रखे थे उनके वो मेडिकल असिस्टेंस के लिए, और नागरिकों में हमारा प्रेम था क्योंकि वहां भी मूलतः वो भारतीय मूल के ही वहां पर लोग हैं। हमारे लोग हैं। तो वो अब क्या है कि वैसे जैसे भारत के अंदर रह करके लोग भारत विरोधी बातें करते हैं, जो आज अब एक दूसरा देश है वहां तो बात करें तो इट्स ओके। पर मालदीव एक तरीके से भारत की रणनीतिकार, और मोदी जी ने जिस प्रकार से जटायु हमारा नेवल बेस वहां बना करके उसको इनॉग्रेट कर दिया, मैं मानता हूं जो मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो इंपॉर्टेंस था हमारे लिए, वो उसको काफी हद तो तक कम मतलब कर दिया है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम इवेंट दर इवेंट उनको अगर सिनॉप्सिस देखें, जी तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई, पिक्चर्स खिंचवाते ही लोगों ने मालदीव्स जाना बाइकॉट कर दिया, और बाइकॉट उन कर लोगों में वो सेलिब्रिटीज थे जिनकी वजह से, जो इंडियन सेलिब्रिटीज थे बिल्कुल जिनकी वजह से वहां टूरिज्म बढ़ता था, वो बाइकॉट होना शुरू हुए। वो शुरू होते ही टाटा ने वहाँ होटल्स अनाउंस कर दी, और कई प्राइवेट प्लेयर्स ने वहाँ होटल्स और बहुत कुछ अनाउंस कर दिया। उसके बाद अब जटायु आ चुका है, जो वहाँ और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा रहा है लिटोरल स्टेट्स में। हाँ, लिटोरल स्टेट्स पे। और इस तरीके से जो लक्षद्वीप बढ़ता जा रहा है, इससे साफ है कि इंडिया का टूरिज्म भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की बात करें, जी, जी। उज्जैन में महाकालेश्वर की बात करें लक्षद्वीप में, हाल में काजीरंगा में काजीरंगा का एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया, और उसके बाद काजीरंगा में भी बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए। तो इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने का इससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साधन क्या हो सकता है? जी, जी, आपने बहुत मैं आपसे सहमत हूँ, और मेरे ख्याल से हर नागरिक जो आपका चैनल देख रहा है वो सहमत होगा कि देखिए मोदी जी जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, टीम तो वही है, पूरा गवर्नमेंट का तंत्र वही है, पर वो किस प्रकार से इसको राष्ट्र हित के अंदर, मैंने सुरक्षा की बात पहले की है, और आपने अभी देखा कि आज वो एक टनल का ईस्ट के अंदर में अरुणाचल की का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो मोदी जी उन जगहों को टारगेट, आपने सही कहा कि अंडमान में जिस प्रकार वो गए और उन्होंने एक सेल्फी ली, मालदीव का टूरिस्ट वहां डाइवर्ट हो गया। अभी हमारा दूसरी ओर अंडमान निको अब ये अरुणाचल। अरेबियन सी बी के अंदर लक्षद्वीप में आ गए। लक्षद्वीप में जटायु को इनॉग्रेट कर दिया, तो जो वहां से जो हमारा नुकसान होने वाला था, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वहां ला करके उन्होंने जटायु नेवल बेस बना दिया। तो इस तरह करके, और देखिए आपने जो टूरिज्म को इससे जोड़ने की बात कही, मैं मानता हूं, मैं खुद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मेरे सेना काल के दौरान वहां विजिट किया है, और वहां जिस प्रकार से टूरिज्म का वो स्कोप है, और मैं देख रहा हूं अभी हमारे साथी जाते रहते हैं, और वो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड जो जहां सेल्फी खिंचाई, वहां पर हम सबको विदित होना चाहिए कि वो भी चीन की दुखती रगत है। बिल्कुल। उसका सबसे जो दक्षिणी छोर है ना, वो इंडोनेशिया के पास जाता है, और उस दक्षिणी छोर पे हमारा इंदिरा पॉइंट है। और वहां पर मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछले दशक के अंदर वहां पर हमारी एक स्ट्रेटेजिक कमांड हमने खड़ी कर दी अंडमान निकोबार आइलैंड में, जहां नेवी, एयरफोर्स और सेना के तीनों एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक तरह वो एक ट्रेड रूट पड़ता है, और वहां से तो मैं कहूंगा चीन का 80 नहीं 100% ट्रेड ही वहीं से जो स्ट्रेट है उससे निकल करके इंडियन यानी कि ओशन में आता है। पिछले 10 साल अगर देखे जाए, जी, जी, तो इन 10 सालों में एक चीज तो साफ हुई है जी। कि बॉर्डर्स चाहे वो हिमालय के पास के हो या फिर ये नीचे के हो, नेवल नेवल वाले हो, इन सब पर कहीं ना कहीं सशक्त होना दिखाया है सरकार ने। चाहे वो रोड्स बनाकर हो, टनल्स बनाकर हो, या इस तरह से नेवल बेसिस बनाकर हो, सेना को बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो इन चीजों से आता है। पहले अगर वॉर अनाउंस होता था तो हम हथियारों के लिए भी डिपेंडेंट थे, कहीं से आएंगे, हम सशक्त हो जाएंगे। आज हथियार खुद बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्या जितनी बड़ी हो रही है, आम लोगों तक उतनी पहुंच पा रही है कि इतने बड़े चेंजेस हुए हैं देश में? क्योंकि मैं ये मानता हूँ आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, और आप जैसे भी, जैसे अब चर्चा हो रही है हमारी, आपने कहा कि मनोबल सेना का ही ऊंचा नहीं है, देश का भी मनोबल ऊंचा है।
मोदी जी बात करते हैं 400 पार। अब मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, पर मैं 400 पार कौन सा बड़ा काम होने वाला जिस तरह के और काम किए अगर इन्होंने, अगर राजनीति से हटा के भी हटा देखें के भी देखें तो तो अगर आज एक भारतीय इंग्लैंड में जा रहा है या सम्मान बढ़ा है उसका। अमेरिका में जा रहा है तो लोगों की नजर, लोगों का सम्मान, लोगों की औकात एक पूरी एक तरह एक से बढ़ चुकी है। एक तरह हमारा जो देश का मनोबल है ना, वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, कैसे नहीं आएगा? अब बताओ 11वीं इकोनॉमी से हम 5वीं पे आ गए हैं। सैन्य ताकत के हिसाब से हमने 2020 के अंदर गलवान में जिस प्रकार से चीन को जवाब दिया, इधर सर्जिकल स्ट्राइक की, बॉर्डर के ऊपर हमने टनल्स का जाल बिछा दिया, सड़कें बन गई हैं, और आज फॉरवर्ड इलाके में रसद पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ हमारी डिफेंस सर्विसेज हो गया है, सीडीएस आ गया है। सीडीएस के अलावा मनोबल के अंदर राष्ट्रीय हमारा जो 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 मेमोरियल का निर्माण हो चुका है, अंदर देश के अंदर हमारा साजो सामान बन रहा है, हम दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। और जहां तक इकोनॉमी के साथ साथ देखिए, आप इनका जुड़ाव देखिए। आपने सही कहा कि भारत का हमारा 15,500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर्स हैं हमारे, एलओसी एलएसी वगैरह मिला करके, और करीब 7,500 किलोमीटर हमारा सी कोस्ट है, और उसी तरीके से 1200 किलोमीटर का आइलैंड्स का हमारा जो 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 एरिया है, वो इलाका मतलब बॉर्डर्स पड़ता है, और करीब 600 आइलैंड्स हैं, जिसके अंदर 32 मैंने बताया, 34 आपको लक्षद्वीप में है। तो इस प्रकार से और जिस प्रकार से हमने नीचे भी हमारा सिक्योर किया है, सिक्योर में क्या है, सेना किसके लिए सिक्योर कर रही है? मैंने कहा सुरक्षित घर होगा तो हमारे घर का विकास होता है। आज हम सुरक्षित कर रहे हैं हमारे ट्रेड रूट्स, सुरक्षित कर रहे हैं हमारे नागरिक, और तो और देखिए ना, मनोबल कैसे बढ़ता है। देखो, सरकारें हर युग में रहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने भी कवर किया था, जो हमारे नौसैन्य नेवल अधिकारी थे, जिनको कुवैत के द्वारा वो जो फांसी की सजा सुना दी गई थी, उन लोगों को सजा माफ करा करके देश में लाना, मैं मानता हूँ एक देश के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि और यहीं पर एक बात और बता दूं, आपने टूरिज्म की बात की, आपने सही कहा, राम मंदिर बनना एक भावना का स्वीकार है, जो मैं मानता हूं 500 वर्ष से, और बीजेपी का तो एक मुद्दा था ना, और लोगों ने समर्थन किया। पर राम मंदिर आस्था के साथ साथ देखिए किस तरह चौमुखी विकास हो रहा है। दिल्ली से लेकर के अब आप जयपुर का एग्जांपल ले लो, जयपुर से फ्लाइट सीधी अयोध्या जा रही है मात्र करीब 6 से 8 हजार रुपए में। अब ये बदलाव नहीं आया कि आप बताएं। और अयोध्या, बनारस कॉरिडोर्स बन गए हैं। और वहीं क्यों, आपने खुद ने कहा इंदौर महाकाल का वो जो कॉरिडोर बनाया है, उज्जैन कॉरिडोर बनाया है, उसके अलावा दक्षिण में कहीं जाइए आप, अभी मैं मोदी जी का देख रहा था, वहां भी कोई कॉरिडोर की चर्चा चल रही है। राजस्थान में हमारे देवनारायण जी भगवान के वहां पर कॉरिडोर की घोषणा की है, हमारे अभी कोई मंत्री महोदय बता। तो देखिए, इससे क्या है, एक मनोबल के साथ आस्था, एक आत्मविश्वास के साथ साथ रोजगार पैदा हो रहे हैं। ये एक तरह टूरिज्म एंड टेम्पल इकोनॉमी को जन्म दिया है, संस्कारों को जन्म दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं और इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट तक का ये जो पूरा सर्कल है, वो कोरम भी पूरा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हमने इस वीडियो में की है, इससे साफ होने वाली एक बात है कि भारत में पिछले 10 सालों में एक जो बड़ा बदलाव आया है, वो ये है कि भारत पहले डर के जीता था, अब दुश्मन देश भारत से डरते हैं, क्योंकि अब जानते हैं हर तरह की शक्ति से सशक्त हो चुका है भारत। पहले हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे, आज हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। और सिर्फ सरकार नहीं, दूसरे देश में जब हमारा आदमी जाता है तो भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। मालदीव्स से लेकर पाकिस्तान तक सबकी घिघी बंधी हुई है, और वो बंधी हुई रहेगी। और ऐसे मुद्दों पर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, और हमारे साथ कर्नल देवानंद भी आपके साथ में आकर इन सारे मुद्दों पर आपका अवेयरनेस भी बढ़ाते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने। थैंक यू, धन्यवाद। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।